तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिला पूंछ के मेंढर गुरसाई में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं, उमर अब्दुल्ला का बयान। पुलवामा के निजी अस्पताल में खातून की मौत, तिबी गफलत का इल्जाम आयद, ऑपरेशन थिएटर सील, तहकीकात शुरू। मेरठ में दर्दनाक हादसा, 50 साल कदीम 3 मंजिला मकान मुनहदिम, 10 अफराद की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। वक्फ तरमीमी बिल पर राय भेजने की आज आखिरी तारीख, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इजराइल में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। यूक्रेन ने जर्मन हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए तो मुश्किलात होंगी, चांसलर शोलिस का बयान। सऊदी इजराइल ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते, तुर्की फैसल। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात की सालसी में एक बार फिर जंगी कैदियों का तबादला। और अलजज़ायर सदारती इंतखाबात में 84% से ज़ायद वोट लेकर अब्दुल मजीद तोबन फिर सदर मुंतखब। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी जिला पूंछ से, जहां पर एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल से बड़ी खबर, जहां पर मेंढर के गुरसाई इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गुज़िश्ता रात गोलियों का तबादला हुआ है। पठाना, तीर और मुल्हिका इलाके में फोर्सेस की जानिब से महासरा लगातार जारी है। फौज और एसओजी का यह मुश्तरका ऑपरेशन है। पूंछ जिला के जंगली इलाके गुर से टाप के नजदीक फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबेन शदीद गोलियों का तबादला हुआ। फोर्सेस ने एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर फरार होने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। आपको बताते चले कि ये सरहदी जिला पूंछ का इलाका है गुरसाई, जहां पर ये फायरिंग हुई है। गुज़िश्ता रात फोर्सेस की एक गश्ती पाची पर गोली चलाई गई है, जिसके बाद ही इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इतलात के मुताबिक पूंछ के गुरसाई टाप पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबेन गोलियों का तबादला हुआ। दिफाई ज़राए का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने पर फोर्सेस ने दरमियानी शब पूंछ के गुरसे टाप इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान जंगल में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिस दौरान गोलियों का तबादला कई मिनटों तक जारी रहा। और उसके बाद ही फोर्सेस ने गुरसे टाप और इसके मुल्हिका इलाकों को सील करके फरार होने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। तफसीलात के लिए सीधा मेंढर अपने नुमाइंदे ताहिर अली काज़मी के पास चलते हैं। ताहिर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? कल रात गोलियों का तबादला हुआ है और कल से क्या अभी भी गोलियों का तबादला चल रहा है, या कि दोनों तरफ से बंदूकें खामोश है? क्या कुछ अपडेट है? जी गौरव, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिली, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1 दर्जन से ज्यादा गांव में जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये सर्च ऑपरेशन कल दिन को लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो ही अंधेरा हुआ तो उस वक्त जो है गोलियों की आवाज सुनाई दी गई। और ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक इसके ऊपर नहीं आई है, ऑफिशियल ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। अलबत्ता जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं या फिर वहाँ गाँव के लोग हैं या हमारे जराए के हवाले से जो खबर आ रही है, वो ये बता रहे हैं कि पूरी रात जो है वो गोलियों की आवाज आती रही और बीच में जो है बड़े हथियार भी इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं हम अगर बात करें 1 दर्जन से ज्यादा गाँव की, जिसमें डन्ना, शास्तार, पठाना, तीर, कालाबन, सनई, लसाना और भी कई दीगर गाँव हैं जहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च है। ये डन्ना, शास्तार और ये एरिया वही है जहां कुछ माह कबल जो है वो आईएएफ की गाड़ी यानी इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी के ऊपर घात लगा के हमला किया गया था, जहां हमारे सेना के जवान जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद इस एरिया की अगर हम बात करें तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ सर्च ऑपरेशन जो है कंटिन्यू सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। अलबत्ता कल एक स्पेसिफिक इनपुट मिली, उसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। फिर अभी भी जो है वो रुक रुक के गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई
दे रही है। और अलबत्ता जितने भी ये गांव हैं, इन गांव को जो है कॉर्डन किया गया है। यहाँ किसी भी शख्स को, जो सिविलियंस है, उनको भी जो है वो चेक करके अंदर, गांव के अंदर जाने दिया जा रहा है। अगर वो कोई बाहर जा रहा है तो उसकी भी चेकिंग की जा रही है, उससे आने जाने का रीजन भी पूछा जा रहा है। जी गौहर। ताहिर सर, ये मुझे बताइए, ये जो इलाका है जहां पर ये गोलियों का तबादला हुआ है, क्या ये सरहद के नजदीक है, या कि कोई रिहायशी इलाका है, या कि जंगल का इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है? जी गौर, में अगर आपको बता दूं कि अगर सरहदी इलाके की बात करें तो सरहदी इलाका भी यहाँ से तकरीबन कुछ 7 या 8 किलोमीटर दूर होगा जहाँ ये ऑपरेशन चल रहा है। हम्म। लेकिन अगर हम इस गांव की बात करें तो एक तरफ रिहायशी इलाका है, दूसरी तरफ जंगल है। और ये जो है यहाँ काफी जो है वो, अगर हम पहाड़ी एरिया की बात करें, काफी घने जंगल भी हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी केव्स हैं, बड़ी बड़ी गारें हैं। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ अगर बता दें, अभी जो मौसम है, इस मौसम में मक्की की खेती है, और मक्की भी जो है वो काफी बड़ी हो चुकी है। घास का मौसम है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जी गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। ताहिर मेंढर से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर गुरसाई का इलाका है, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान रात भर गोलियों का तबादला वक्फे से जारी है रहा, और आज अल सुबह ही वहां पर ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद है, जबकि फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था मिलिटेंटों की मौजूदगी, जिसके बाद ही इलाके में ऑपरेशन चलाया गया था। नाज़रीन, आपको बताते चले कि रवां साल के अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर जहाँ पर हमले भी हुए, एनकाउंटर भी हुए, इन तसादुम के दौरान 23 फौजी एहलकार, फोर्सेज एहलकार जाम भाग, जबकि 32 जो फोर्सेज एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं। रवां साल इन 9 माह के दौरान जिनमें से 23 फौजी एहलकार, 2 CRPF एहलकार और 1 विलेज डिफेंस गार्ड इन हलाकतों जो जाम भाग हुए हैं इन इस 9 माह के दौरान। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जिनकी मौत हुई है, इनमें ज़िला बारामूला का इलाका आता है, बांडीपुरा ज़िला आता है, कुपवारा ज़िला आता है, कुलगाम, अनंतनाग साउथ कश्मीर के अंदर, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा हलाकतें जो है वो राजौरी, पूंछ, कठुआ, डोडा, उधमपुर, ये सूबा जम्मू के अंदर जिस तरह से हालिया हमले भी हुए हैं, एनकाउंटर भी हुए हैं, जिसमें करीब 23 फोर्सेज एहलकार जाम भाग, जबकि 30 से ज़ायद जख्मी भी हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी और PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही है, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है इसका इल्म नहीं है। करें, अच्छी बात है ना, वो निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बना रहा है। क्या मजबूरी है उसकी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वो निशाना बना रहा है? वो इस सवाल का जवाब वही दे सकता है। आज हर कोई हमें निशाना बना रही है, चाहे वज़ीर आज़म हो, मरकज़ी हुकूमत हो, BJP हो, PDP हो, AIP हो, सब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं ना। पहले तो बात तो छोड़िए ना, पहले पिछले 10 साल का तो हिसाब किताब बराबर करें। 10 साल में क्या मिला जम्मू कश्मीर को? यहाँ डबल इंजन सरकार रही है, मुफ्ती साहब की साथ, महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ, उसके बाद राजभवन के ज़रिए 10 साल तो जम्मू कश्मीर को डबल इंजन सरकार मिली। इस डबल इंजन सरकार का ज़मीनी सतह पर क्या फ़ायदा हुआ, ज़रा वज़ीर आज़म साहब वो गिने। उसके बाद साबिक रुकन असम्बली और सेंट्रल शार्लेटिंग से आज़ाद उम्मीदवार नूर मोहम्मद शेख की इंतखाबी मुहिम जारी है, और इस मुहिम के दौरान नूर मोहम्मद ने आज भी घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकिब डार से बात करते हुए नूर मोहम्मद शेख ने कहा कि लोगों की जानिब से भी उन्हें मस्बत रद्दअमल मिल रहा है, ताहम ज़मीनी सतह पर अभी भी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। हम घर घर जाते हैं, पहले तो हम ये देखना चाहते हैं क्या हाल है ज़मीनी सतह पे। दूसरा तो अगर किसी के कोई नाराज़गी हो या कोई रूठा हुआ हो तो उसके पास भी जाते हैं। अपने ये पड़ोसी है, रिश्तेदार है, हमसायगी में सबसे ज़्यादा है। तो उसी हवाले से जब हम ग्राउंड पे देखते हैं अभी बहुत कुछ ज़रूरत है डेवलपमेंट के हिसाब से। बस उनके पास यही लेके आया हूँ जो लास्ट 3 साल हुकूमत रही, उसमें 2016 भी आया है। बिल्कुल उस कम वक्त में जितनी काम की, बस वही लेके आया हूँ।
और लोगों के साथ, चाहे गवर्नर राज था या कोविड का दौर था, हम लोगों के साथ कनेक्ट रहे। बाकी जो अब इस वक्त आते हैं वो 8 साल 7 साल 10 साल एब्सेंट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमने खासकर अगर हम आपके इलाके का जो उमर आबाद मुस्तफ़ा आबाद है, उसका हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। उस वक्त काम भी हुई। अमृत प्रोजेक्ट 55 करोड़ रुपीस उस वक्त अप्रूव हुए हैं, तो मैंने असेंबली में उस वक्त उठाया। वहाँ उमर आबाद मुस्तफ़ा आबाद के लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी। वो अपने मकानों को कम कीमत में बेचना चाहते, मगर खुदा के फजल करम से हम उसमें कामयाब हुए हैं। तो अब उनकी जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको उससे निजात मिला। देखिए, हर एक इलेक्शन मुश्किल ही होता है, कंपटीशन तो हर एक इलेक्शन में होता, चाहे कौन हो क्या हो। तो इंशाल्लाह हम अपनी काम करते हैं, हम अपने तरीके से लोगों के पास जाते हैं, हम अपने तरीके से मोटिवेशन करते हैं, वो भी अपने तरीके से मतलब मेहनत करते हैं। हर एक को हक है, जमहूरियत तो वही है। इंशाल्लाह देखेंगे आगे इंशाल्लाह। देखिए, मैंने पहले ही कहा, मुकाबला तो हमेशा होता है, इलेक्शन तो हमेशा मुश्किल होता है। तो अब लोग फैसला करेंगे, ज़मीनी सतह पे क्या हालात है वो तो लोग फैसला करेंगे। कबल अज़ वक्त ये बताना मुश्किल है, क्योंकि तो वो तो फिर हम खुद बनते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत पॉजिटिव फीड मिल रहा है। कितनी उम्मीदें हैं आप? इंशाल्लाह दुनिया तो उम्मीद पे कायम है, इंशाल्लाह हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। मैं तमाम शालटेन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे अपना कीमती वोट एक बार फिर दीजिए, ताकि मैं लोगों की खिदमत करूँ। जिसको हम कहते हैं खिदमत खलक, जो शालटेन कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पेंडिंग रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस हवाले से हमें फिर मौका दीजिए। हमारा निशान है गैस सिलेंडर, उस पर बटन दबाकर हमें कामयाब कीजिए, ताकि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो तरक्याती मंसूबा है। असेंबली हल्का त्राल के आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने आज अवंतीपुरा से त्राल तक रोड शो का एहतमाम किया है, जिसमें वर्करों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने कहा है कि उनके अपने कारकुनों के अलावा एनसी और कांग्रेस भी उनकी हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद और भाइयों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि वो त्राल की तामीर और तरक्की के लिए मेहनत करेंगे और इलेक्शन के बाद बाकी उम्मीदवारों को एतबार में लाकर त्राल के लिए बेहतर काम अंजाम देंगे। तो ये पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को हम एक चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए बाज़ाब्ता हमने परमिशन ली है। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे नेशनल भी सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। अभी मेरे पास आया शमीमा रैना, जो महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, उसका हस्बैंड आया, बोला हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको। तो मुझे कांग्रेस भी चाहती है कि मैं आऊँ और नेशनल भी चाहती है मैं आऊँ। अपने लोग तो है ही, मैंने बाप के नाम पे वोट मांगा है जो शहीद हुए हैं, या भाइयों के नाम पे वोट मांगा है जो शहीद हुए हैं, तो लोग उसी पे मुझे वेलकम कर रहे हैं। हाँ, हम भट्ट साहब को वोट डालेंगे। ये मेरा अपना वोट नहीं है, क्योंकि मेरी जो कारकर्दगी थी, कुछ लोग ये बोल रहे हैं आप 2002 से 2008 तक कौन सा तीर मारा है आपने। उनको ये सोचना चाहिए कि उस टाइम हालात क्या थे, आज क्या हालात है। उस टाइम में त्राल नहीं जा सकता था, मैंने वोट नहीं डाला है, त्राल नहीं गया हूँ, जा नहीं सकते थे, ब्लास्ट होते थे, गोलियां चलती थी। उस टाइम सिर्फ जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा ये सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है त्राल को डेवलप करना। वो कैसे होगा, हम चाहते हैं हम टूरिज्म वहाँ बूस्ट करें, नागबेरन रोड है वो हम करें, और टनल जो यहाँ बटनूर में बनानी है जो त्राल को पहलगाम के साथ जोड़ेगी, उसकी हम कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे सब। मैं ये चाहता हूँ इलेक्शन हो के MLA तो एक ही को बनना है, कोई एक बने। अगर मैं बना
जितने भी कंटेस्टेंट्स है ये हारे हुए होंगे, इन सब को हम लाएंगे। हम त्राल वेलफेयर कमेटी एक बनाएंगे, उसमें इनको रखेंगे, इनसे मशवरा लेंगे कैसे त्राल को डेवलप करना है, उन लाइन्स पे हम लड़ेंगे। हमें कोई इंतशार नहीं चाहिए त्राल में, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए त्राल में। हमें 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हाउ टू डेवलप। सेंट्रल शालटिंग से पीडीपी के उम्मीदवार अब्दुल कयूम ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज कई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गुलिस्तानी उस नुमाइंदा किबरार से बात करते हुए कहा है कि पीडीपी वो वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के अवाम की मफादात के लिए बात करती है। इसलिए माशाल्लाह हमारा कैडर है तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं, वही लोग हमें दावत दे रहे हैं, हम जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। लोगों में इतना वलवला है कि वो देखना चाहते हैं कि 1 महीना कैसे गुजरेगा जबकि हमारी गवर्नमेंट ये ग्रीन रेवोल्यूशन कब वापस आए, ताकि उनके सारे मसले मसाइल जो दिल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे 370 पर कोई बात नहीं करता, 35A पर कोई बात नहीं करता मोहब्बत जी के बगैर, अब वो प्लेटफॉर्म ऐसा कायम करेंगे जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छी तादाद में अपने नशस्तों पर आएंगे तो हम उस पर बहुत ही ज़बरदस्त बात करेंगे। जो भी यहाँ पर पावर का जो मसला है उसको हल करने के लिए इतनी ज़्यादतियाँ जो बिलों में होती है उस पर हम बात करेंगे। जो हमारा पावर प्रोजेक्ट्स जिस पर हम 20 साल से बात करें उस पर बात करेंगे, वो हमारा हक बनता है। पावर यूसेज, वाटर यूसेज का जो भी हमें वापस मिलना चाहिए, कश्मीरियों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। पावर प्रोजेक्ट्स, रोजगार जो है उनको मिलना चाहिए, जो सड़कें, गलियां, ड्रेनेज वगैरह, ये काम हम सब करेंगे। लोगों को हमारे ऊपर एतमाद है इंशाल्लाह। और ये भी उनके साथ साथ में है कि जो भी बात पीडीपी करती है, जैसे कि आर पार कारोबार करना है, जैसे कि हमारे कश्मीर के मसले के ऊपर बात करनी है, हम पूरा प्रेशर लगाएंगे। कानून और आइन के हदूद के अंदर अंदर, हिंदुस्तान के आइन के अंदर अंदर जो भी हमें मुराद है, जो दिल्ली वाले को, जो बम्बई वाले को वो एंजॉय करते, स्टेट को एंजॉय करते, हर एक चीज हमको क्यों स्टेट से यूटी बना दिया गया है, इस पर हम लड़ेंगे। और सब कुछ सबसे बड़ा ये है, जो भी कुछ हमसे छीना गया उसको हम लेकर ही लाएंगे इंशाल्लाह, सूद समेत लेकर लाएंगे। देखो ये आपको एक स्ट्रेटेजिकली हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा क्या तौर तरीका है। ये एक आपको लगता है कि जो भी हमारे खिलाड़ी अपने अपने रन करेंगे, माशाल्लाह गोल तो हम ही कर लेंगे। आपको मैं लिख कर देता हूँ, लास्ट गोल जो विनिंग गोल हमारा ही होगा इंशाल्लाह। तो देखो भाई साहब, सब हिसाब किताब है, मेरे लोग गवाह हैं। 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर एक भी काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई ड्रेनेज, कोई पानी का मसला हो, पावर, अगर एक भी गिने तो हम उनको मानेंगे, हम उनके हम मतलब झुकेंगे उनको। जो भी कुछ यहाँ आप दिखता है, आपको ये सड़कें दिखते हैं, आपको ये फ्लाईओवर्स दिखते हैं, जो भी डाइवर्शन, ये पावर, पानी, रिंगल प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ तो पीडीपी ने किया है। हमारे पास इतना अच्छा सौदा है, हम इसी सौदा को लेकर लोगों के पास, और कोई जवाब नहीं देता। राशन फ्री गरीबों गुरबातों में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम, जितने भी कितने हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का वो राशन फ्री, राशन वगैरह, वो सब कुछ तो हमने दे दिया इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। अब हमें नहीं, हमें लोगों को ये बताना है कि अगर आप सचमुच में अपने आप को सेफ समझना चाहते हैं, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन 370 की बात है, कश्मीर के मसाइल और कश्मीर के मसले को लेकर अगर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो और सिर्फ पीडीपी के साथ है और कहीं नहीं मिलेगा। सुरनकोट में स्वीप के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें शुरा को जिले में स्वीप प्रोग्राम के किरदार और अहमियत के बारे में रोशनास कराया गया, ताकि आम लोगों को वोटिंग के अमल और वोटिंग की अहमियत के बारे में आगाह किया जा सके। मुकर्री ने अपने खिताब में शुरा पर जोर दिया कि वो वोटिंग से मुतल्लिक मालूमात को दूसरों तक पहुँचाए। उन्होंने तमाम शुरा को स्वीप अमल में हिस्सा लेने पर भी जोर दिया है। मुकर्री ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा और आम लोगों को इस तरह की आगाही मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए और मुस्तकबिल में तलबा के लिए भी ऐसे ही प्रोग्राम मुनक्कद करने की ज़रूरत पर जोर दिया और जमहूरी निज़ाम में वोट की अहमियत के बारे में आम आगाही दी गई है। आगाही प्रोग्राम में जिला इलेक्शन ऑफिसर विकास कुंदल मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। इस मौके पर लोकतंत्र का असल मंत्र के उन्वान से एक थिएटर ड्रामा के जरिए शुरा को जानकारी और आगाही फराहम की गई। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा
काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की और हमारा जो मेन मकसद, जो मेन मोटिव है वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और यूथ इसमें पार्टिसिपेट करे। और यूथ को हम ये बताना चाहते थे कि किसी भी तरह से वो जो अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं किया अब तक, तो जिन्होंने नए वोट बनाए हैं वो भी वोट डालें और इसको महज एक छुट्टी के तौर पर न मनाएं, बल्कि शिरकत करें और एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करके अच्छा काम करें। का प्रोग्राम है इकाश साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त कीमती निकाल के हमारे पास आए। आज का जो ये प्रोग्राम था, ये नुक्कड़ नाटक के तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया स्वीप के अंदर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को डायरेक्शन पर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ये हमारी टीम जो थी ये जम्मू से आई और ये यहाँ 9 बजे पहुँची। बड़ी कठिन मुश्किल के हालात को क्रॉस करके ये मैडर से होते हुए आए क्योंकि रास्ता बंद था। और यहाँ पहुँच कर फिर उन्होंने थोड़ा सा आराम करने के बाद 5 बजे हमने यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। लगभग यहाँ बहुत सारी दुनिया मौजूद थी। मैक्सिमम हमारी ये जनरल बस स्टैंड पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन की है जनरल पब्लिक ने। और इसमें इन्होंने एक मैसेज जो है वो अपना जो है वो दिया है कि हर आदमी जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करे। लेकिन ख़ास कर इन्होंने जो अपना मैसेज यहाँ इस नाटक के तहत, नुक्कड़ नाटक के तहत इन्होंने ये मैसेज जो दिया है वो ये दिया है कि जितने भी नौजवान युवा हैं, जो नौजवान लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई है और जो पहली बार अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करें। और फिर जो लोग इस वक्त तक अपना वोट किसी न किसी वजह से अपना वोट जो था वो नहीं कास्ट कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने बहुत एक अहम मैसेज दिया है ये इस अपने प्रोग्राम के तहत कि हर आदमी जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करे और एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजे। और इन्होंने बहुत सारी अच्छी मिसालें उसके बीच में इन्होंने कोट की है, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परसेंटेज जो है उसको वोटिंग परसेंटेज को जो है बढ़ाया जाए और कम से कम 90% के लगभग क्राइटेरिया। बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से आ रही है, जहां पर एक मकान मुनहदम होने से तकरीबन 10 अफराद की मौत हुई है, 5 जख्मी हुए हैं, जबकि कुछ मवेशी भी अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। कई दिनों से मुसलसल हो रही बारिश उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दर्दनाक हादसे का सबब बन गई है और मेरठ के लोहिया नगर इलाके में उस वक्त संगीन हादसा पेश आया जब 50 साल कदीम 3 मंजिला मकान अचानक गिर गया है। इस हादसे के बाद ही एक कुंबे के तकरीबन 15 अफराद और दर्जनों मवेशी मलबे के नीचे दब गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही एडीजी से लेकर जिला के तमाम आला अफसरान मौके पर पहुंचे और उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसके साथ साथ ही कई अफराद को अगरचे निकाल लिया गया वहां से मलबे तले, लेकिन उनकी मौत हुई है और तकरीबन कई घंटों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। सभी अगरचे लोगों को वहां से निकाल लिया है, लेकिन अभी तक 10 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 5 अभी भी जख्मी है और इसके साथ साथ ही कई मवेशी भी अभी भी मलबे तले दबे हैं। और 10 अफराद में से जहां पर उनकी मौत हुई है, उसके साथ साथ ही 5 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जाकिर कॉलोनी गली नंबर 7 में 300 गज में 3 मंजिला मकान था। ये मकान तकरीबन 50 साल पुराना था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर डेयरी चलाते हैं और उसके साथ साथ ही ऊपर जो 2 मंजिल है वहां पर तकरीबन 15 लोग रिहाइश पजीर हैं। तो अचानक से ये 3 मंजिला मकान गिर गया, जिसके नतीजे में जो घर के अंदर जो अफराद थे 15 अफराद वो उसके नीचे दब गए और उसके साथ साथ ही जो मवेशी हैं वो भी उसी के मलबे तले दब गए हैं, जिसके नतीजे में अब तक 10 अफराद की मौत हो चुकी है और 5 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।